ठीक है, सवाल क्या आया था कि उसको अगर रीइम्प्लांट नहीं करेंगे हम तो जाहिर है ड्रिफ्टिंग होती है सामने वाले दांतों की, यही पढ़ा है हमने। लेकिन लेकिन जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनमें ड्रिफ्टिंग नहीं होती। एंटीरियर रीजन के अंदर ड्रिफ्टिंग नहीं होती, अगर होती है ना होने के बराबर, बिल्कुल माइन्यूट सी। तो स्पेस मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है और उनको रीइम्प्लांट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उल्टा अगर रीइम्प्लांट करोगे तो फिर परमानेंट तो जम को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, उल्टा और ज़्यादा नुकसान करेगी। तो री प्राइमरी एंटीरियर टीथ शुड नेवर बी रीइम्प्लांटेड। सेंट्रल के अलावा कोई और दांत हम टाइम से पहले एक्सट्रैक्ट करें तो देन, हाँ तो देन तो देना चाहिए ना, देन तो देना चाहिए। अगर हम, डिपेंड करता है, ये तो बहुत गहरा टॉपिक है, ये उसमें हम पढ़ेंगे आगे किसी चैप्टर में। अगर ई है तो करना चाहिए, अगर डी है तो फिर जरूरी नहीं है स्पेस मेंटेनर देना। तो डी को तो हमेशा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ई को नहीं कर सकते आप एक्सट्रैक्ट। ई को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना तो स्पेस मेंटेनर देना लाजमी है, बहुत जरूरी होता है। और एंटीरियर में बिल्कुल जरूरी नहीं होता, स्पेस मेंटेनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, सिक्वेलाई ऑफ इंजरीज टू प्राइमरी डेंटिशन। अगर प्राइमरी दांत को लगा है, इन ट्रॉमा हुआ है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? नंबर वन, पल्प नेक्रोसिस हो सकता है। नंबर टू, कभी कभी पल्प नेक्रोस नहीं होता लेकिन पल्प कैनाल ओब्लिटरेट हो जाती है, छोटी हो जाती है। एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो क्या कर लेता है, अपनी वॉल पे डेंटिन की मिनरलाइजेशन कर लेता है। तो इसको कहते हैं पीसीओ, पल्प कैनाल ओब्लिटरेशन। इसमें जो दांत का कलर होता है वो येलोइश हो जाता है और पल्प जो है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है। एक तो ये है कि पल्प नेक्रोस हो जाए, ग्रे कलर हो जाए। एक ये है कि वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म नेक्रोसिस से बचने के लिए कैनाल को छोटा कर देता है और डेंटिन की ज्यादा डिपोज हार्ड टिश्यू डिपोजिशन कर लेता है। तो इसको कहते हैं पीसीओ, पल्प कैनाल ऑबिलिट्रेशन। ये एक सीक्वल है। और तीसरा सीक्वल है रूट रिजॉर्प्शन। किसी किस्म की भी रूट रिजॉर्प्शन हो सकती है। तो ये तीन सीक्वले होते हैं, तीन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तीन किस्म के नेगेटिव प्रोग्नोसिस होते हैं किसी भी ट्रॉमेटिक इंजरी जब होती है प्राइमरी दांत के अंदर। तो हमारा प्राइमरी दांत माशाल्लाह खत्म हो गया। अब हम आते हैं परमानेंट दांत की तरफ आते हैं। ये एक मशहूर सवाल है कि परमानेंट दांत को इंजरी, अगर प्राइमरी दांत को इंजरी हुई है तो परमानेंट तो जर्म को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता? तो उसका बीसीक्यू का जवाब है दो सिचुएशन के अंदर। नंबर वन, जब इंट्रूसिव लग्जेशन हुई हो प्राइमरी दांत की, कि प्राइमरी दांत अंदर चला गया हो, तो क्या करेगा, परमानेंट जर्म को भी नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरे नंबर पे एवल्जन। आप सोच रहे हो कि अरे ये क्या बात हुई, एवल्जन में तो दांत बाहर निकलता है, तो वो अंदर वाले परमानेंट टूथजम को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? जी मैंने भी यही सोचा था। लेकिन जब आगे की लाइन पढ़ी पीडी वेलबेरी में, तो लिखा हुआ था कि दांत एवल्जन में जब बाहर निकलता है ना तो होता क्या है, सबसे पहले वो अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता है, डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता। मतलब मैं सोच रहा था यार कितनी हराम पाई, कितना बड़ी फिल्म है कि इज्जत से खुद ही बाहर निकल जाता है। ऐसे नहीं करता, अंदर परमानेंट तुझजम को एक चमाट मार के फिर बाहर निकलता है। इसको ये कहते हैं ना कि कोई बोले तू निकल जा मेरे घर से, तो वो घर से तो निकलेगा लेकिन उसको पहले दो चंबे मार के फिर घर से निकलेगा, उसको कूट के और फिर घर से निकलेगा। इसी तरह अवलजन में होता है, वो दांत जब बाहर निकलता है अपने सॉकेट से तो परमानेंट तुतबट को कूट के पीट के फिर निकलता है, इंजरी हो जाती है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं परमानेंट दांत दांत के अंदर जब वो इरप्ट होंगे? इंजरी हुई थी प्राइमरी को, इंट्रूसिव लक्सेशन या अवल्जन, लेकिन जब 5 साल 4 साल बाद परमानेंट दांत निकलेगा, उनमें फिर क्या इश्यूज आएंगे उस पुरानी इंजरी की वजह से? तो नंबर वन, हाइपोमिनरलाइजेशन हो जाएगी, वाइट और ब्राउन स्पॉट्स। नंबर टू, हाइपोमिनरलाइजेशन हो जाएगी, वाइट और येलो ब्राउन स्पॉट्स, सॉरी हाँ, वाइट और येलो ब्राउन स्पॉट्स, डिस्कलरेशन, अलोंग विथ हाइपोप्लेजिया भी, यानी कि थिनिंग ऑफ एनेमल, दोनों चीजें। नंबर वन था ओनली हाइपोमिनरलाइजेशन विद डिस्कलरेशन। नंबर टू है हाइपोमिनरलाइजेशन अलोंग विथ हाइपोप्लेजिया, दोनों चीजें हो गई। ये कब होता है? जब इंजरी होती है 2 से 7 साल के बीच में। बीसीक्यू का पॉइंट है, जब 2 से 7 साल के बीच में प्राइमरी दांत को इंजरी होती है तो फिर परमानेंट दांतों के अंदर हाइपोमिनरलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। तीसरे नंबर पे क्राउन डायलेसरेशन, मतलब क्राउन की
क्राउन में कर्व आ जाना, डायलेसरेशन हो जाना, यानी कि एक मूवमेंट हो जाना, इसकी एंगुलेशन चेंज हो जाना। डायलेसरेशन का मतलब है क्राउन की एंगुलेशन चेंज हो जाना। ये होता है 2 साल की उम्र में जब ट्रॉमा हुआ हो। चौथे नंबर पे है रूट डायलेसरेशन। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्राउन डायलेसरेशन, चौथे नंबर पे रूट डायलेसरेशन। पांचवें नंबर पे रूट डुप्लीकेशन, यानी कि रूट दो हो गई, एक ही जगह पे दो हो गई, डुप्लीकेट, क्योंकि हर्ट ज्यादा ही स्टिमुलेट हो गए। 2 से 5 साल में ये होता है। फिर छठे नंबर पे है कि रूट फॉर्मेशन रुक जाना। ये होता है 5 से 7 साल के बीच में। अगर ट्रॉमा हुआ है रूट को, तो फिर रूट फॉर्मेशन अरेस्ट हो सकती है, परमानेंट दांत की बात कर रहा हूँ। और फिर होता है डिलेड इरप्शन। इरप्शन ही डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस इन इरप्शन, परमानेंट दांत की सही से इरप्शन ही ना हो। ठीक है, सॉरी, हम कहाँ पे थे एग्जैक्टली, क्या सवाल था? अच्छा, कोई जल्दी से बता देगा कि एक जल्दी से एक बंदा रिवाइज कर ले, थोड़ा सा ब्रेक आ गया, कि कौन सी 5-6 पॉइंट्स थी। अगर प्राइमरी दांत को इंजरी होती है तो परमानेंट तो जब में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, ये कौन बताएगा? जल्दी से एक बता दे कोई भी, फिर आगे चलते हैं। कोई भी बता दे। पीजी बता दे कोई। सर 2 to 7 ईयर्स पे येलो ब्राउन हाइपोमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल हो जाती है। और येलो ब्राउन हाइपोमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल होती है विद इनेमल हाइपोप्लेजिया। और ये 2 to 7 ईयर्स पे होती है। और क्राउन डायलैसरेशन हो जाती है। और ओडोंटोमा लाइक मेलफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा रूट डुप्लीकेशन होती है जिसमें हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट जो हर्ष है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। और वेस्टिब्यूलर इंजरी होती है। इसके अलावा डिस्टरबेंस होती है इरप्शन में। अच्छा, ये जो वेस्टिबुलर इंजरी है ना, इसको इस तरह याद करें, क्राउन ये रूट डायलेसरेशन, मतलब इस तरह आप याद कर सकते हो। नंबर 1 याद करो, 1 और 2 सेम है। 1 क्या था? 1 था हाइपोमिनरलाइजेशन विदाउट हाइपोप्लेजिया, 2 है हाइपोमिनरलाइजेशन विद हाइपोप्लेजिया। तो ऑलमोस्ट सेम हो गए। और दोनों की जो एज होगी 2 to 7 होगी। फिर 3 और 4 सेम है। 3 क्या है? क्राउन डायलेसरेशन। 4 है रूट डायलेसरेशन। फिर 4 रूट डायलेसरेशन है, तो 5-6 जो है वो भी रूट से रिलेटेड है, क्योंकि रूट आ गया। 5 क्या? 4 था रूट डायलेसरेशन, 5 है रूट डुप्लीकेशन, 6 है रूट ग्रोथ रुक जाना। तो इस तरह याद कर सकते हो। मैंने इस तरह सीक्वेंस याद किया था, मैंने ये बुक का सीक्वेंस फॉलो नहीं किया था ताकि मुझे याद रहे। और 7वें नंबर पे मैंने पॉइंट याद की थी कि एरप्शन ही रुक खराब हो जाना। तो ये 7 पॉइंट सिर्फ मैंने याद किए थे अपने टाइम में। ठीक है, तो जिसको सारे याद करने सारे करे। और बाकी जो एजेस है ना वो भी याद कर ले तू, खास तौर पे शुरू की दो वालों की, 2 to 7 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, क्राउन डायलेसरेशन की भी इंपॉर्टेंट है, 2 ईयर्स।
और रूट के जो प्रॉब्लम होते हैं, रूट डायलेसरेशन या रूट डुप्लीकेशन, 2 to 5 years। और अगर रूट की डेवलपमेंट खराब हो जाना, 5 to 7 years। तो ये भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। याद करो, BCQ आ सकता है तो याद करो, कर सकते नहीं हो करो। और प्राइमरी दांत में कौन सी इंजरीज होंगी जब परमानेंट तुरजम में मसला होगा? कौन बताएगा? BCQ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी पूछ रहा हूँ। प्राइमरी दांत की कौन सी, किस इंजरी पे परमानेंट तुरजम पे अफेक्ट पड़ेगा? जो हमने ये 6 अफेक्ट। intrusion avulsion। हाँ, एक इंट्रूजन और एक अवल्जन, ये BCQ के पॉइंट है। ठीक है, शाबाश। अब ट्रीटमेंट याद कर लो। अगर वो ना, खैर ट्रीटमेंट तो BCQ में नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा बहुत देख लेना, वरना ट्रीटमेंट नहीं पूछ सकते हैं BCQ में, मुश्किल ही कोई आए। शॉर्ट ऐसे अगर पूछ लिया तो पूछ लिया कि क्राउन डेसिलेशन की क्या है, लेकिन BCQs तो नहीं आएंगे। BCQs तो इन्हीं पॉइंट से आएंगे, बुलेट पॉइंट्स जो लिखी हुई हैं वो मैंने बता दिए आपको। अब आते हैं परमानेंट डेंटिशन की इंजरी पे आते हैं। ये तो हमारा प्राइमरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ रहे हैं, परमानेंट डेंटिशन पे पहुंच चुके हैं। परमानेंट डेंटिशन हम पूरा आज नहीं करेंगे, हम थोड़ा ही करेंगे, और उसके बाद हम कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो परमानेंट डेंटिशन में इन जो है इंजरीज को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, उसकी ट्रीटमेंट प्लान को, सॉरी। कोई अगर परमानेंट दांत का मतलब है कि 6 साल से ऊपर, मतलब क्योंकि सेंट्रल इंसाइजर और मोलर तो आ ही जाते हैं, अपर सेंट्रल लोअर सेंट्रल तो आ जाते हैं, और इंजरी मोस्टली होती भी कहाँ है? अपर सेंट्रल में होती है। ठीक है ना। और मैंने बताया था 7 to 9 years में ज़्यादा होती है, और प्राइमरी दांतों में 2 to 4 years होती है, BCQ पॉइंट शुरू शुरू में बताया था। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट प्लान को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1 इमरजेंसी प्लान, नंबर 2 इंटरमीडिएट प्लान, नंबर 3 परमानेंट प्लान। इमरजेंसी प्लान के अंदर आता है कि जो फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट है उसको संभाल के रखना, और जो रिमेनिंग पल्प टिश्यू है उसको, उसकी वाइटलिटी को मेंटेन करना। और फिर क्या करते हैं, स्प्लिंटिंग करना, माउथ वॉश देना, एंटीबायोटिक्स देना, ये सब अर्जेंट में आता है। दांतों की स्प्लिंटिंग करना, फ्रेगमेंट को संभाल के रखना, और पल्प वाइटलिटी को बचाने की कोशिश करना, और स्प्लिंटिंग करना, और एंटीबायोटिक्स देना, माउथ वॉश देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ये सब इमरजेंसी ट्रीटमेंट में करना है। इंटरमीडिएट में क्या करना है आपने, कि इंटरमीडिएट थेरापी के अंदर आपने टेम्परेरी रेस्टोरेशन देनी है, या फिर आप वाइटल पल्प थेरापी कर सकते हो, और या फिर वाइटल पल्प थेरापी, या फिर टेम्परेरी रेस्टोरेशन। और परमानेंट में आपने क्या करना है, परमानेंट में आपने या तो एपेक्सिफिकेशन करो, या एपेक्सोजेनोसिस करो, या फिर पल्पेक्टोमी करो, इस तरह की बड़े बड़े प्रोसीजर्स करो। और फिर परमानेंट रेस्टोरेशन देनी पड़ती है इसमें, परमानेंट रेस्टोरेशन। ठीक है। और अगर जिंजाइवल मॉडिफिकेशन भी कर रहे हो ना कोई, तो वो भी परमानेंट में आएगा, क्योंकि ये सारी डेफिनेटिव चीज़ें हैं, ये टेम्पररी चीज़ें नहीं है। इंटरमीडिएट के अंदर सिर्फ टेम्पररी प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है। या मिनिमल इन्वेसिव आते हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमल इन्वेसिव आते हैं, और टेम्परेरी प्रोसीजर्स आते हैं इंटरमीडिएट के अंदर। परमानेंट के अंदर इन्वेसिव प्रोसीजर्स आते हैं ज़्यादा। पल्पेक्टोमी हो गई, एपेक्सिफिकेशन हो गई, एपोक्सोजेनेसिस हो गई, जिंजेवेक्टोमी हो गई, एल्व्यूलर बोन की कंटूरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? परमानेंट में आती हैं। क्राउन हो गया, परमानेंट क्राउन रेस्टोरेशन हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले इनेमल इन्फाक्शन। इनामल इन्फाक्शन में क्या करते हैं? इनेमल इन्फाक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर की बात कर रहे हैं हम, बच्चे की उम्र 7 साल है या 8 साल है। इन्फाक्शन क्या होता है, इनेमल इन्फाक्शन? इनफ्रेक्शन, सॉरी, इनफ्रेक्शन। ये मैंने नहीं शुरू शुरू में क्लासिफिकेशन में बताया था। खैर, रिपीट होती हैं चीज़ें तो और अच्छे से याद रहती हैं। अच्छा, और ये यहाँ पे एक बड़ा मसला होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्राइमरी दांतों की मैनेजमेंट और परमानेंट को आपस में मिक्स करते हैं, तो कोशिश करके इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखिएगा। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, भले थोड़ा थोड़ा याद करो, बट इतना याद करो कि दिमाग में एटलीस्ट कन्फ्यूजन ना हो और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। तो सही जवाब है इनेमल क्रैक। इसमें कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग, और रिव्यू और ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन पे रखना है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर। अब अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर दो होते हैं। नंबर 1 होता है इनेमल, और नंबर 2 होता है इनेमल डेंटिन दोनों। अगर सिर्फ इनेमल है तो क्या करना है, सिर्फ स्मूथनिंग कर लेनी है रफ एजेस की, और फॉलो अप पे रखना है, ऑब्जर्वेशन पे रखना है बस।
लेकिन अगर इनेमल डेंटिन दोनों इन्वॉल्व है, अगर इनेमल और डेंटिन दोनों इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपको क्या करना है? कौन बताएगा? अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर है, पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, एक टुकड़ा छोटा सा टूट चुका है जिसमें इनेमल डेंटिन दोनों है, फिलिंग करनी है, ठीक है, रेस्टोरेशन करनी है, ठीक है। ये दोनों जवाब सही हैं, लेकिन बेस्ट जवाब नहीं है, ये बेस्ट जवाब है जो भी डॉक्टर मारिया ने दिया है। वो जवाब क्या है? जो ये फ्रेगमेंट है, इसी फ्रेगमेंट को ही वापस रीअटैच करना है, ये बीसीक्यू का जवाब है। रीअटैचमेंट ऑफ द ब्रोकन फ्रेगमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट चॉइस, क्योंकि इससे क्या होगा? रेस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल एनाटॉमी वापस आ जाएगी, ओरिजिनल एस्थेटिक्स वापस आ जाएंगे, कोई शेड मैचिंग का मसला नहीं, किसी चीज़ का मसला नहीं, ओरिजिनल एनाटॉमी, ओरिजिनल कॉन्टोर्स होंगे, नेचुरल चीज़ होगी, मिनिमल इन्वेजिव है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम बच जाएगा हमारा, और मटेरियल कम यूज़ होगा, और रेस्टोरेशन साइकिल नहीं शुरू होगी। तो बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या है? रीअटैचमेंट ऑफ ब्रोकन फ्रेगमेंट। लेकिन कभी भी फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट को रीअटैच करने से पहले क्या करना होता है? कौन बताएगा? पेशेंट है, फ्रेगमेंट मेरे हाथ में है, अब मैं क्या करूंगा? मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या करना है? बेवेल, हाँ बेवेल किया आपने, और क्या करना है? मतलब फ्रेगमेंट के साथ क्या करना है? क्लीन करना है। सबसे पहले उसमें से क्लीन करना है, या तो क्लोरहेक्सिडिन से क्लीन करो, या फिर आप प्यूमिस वाटर स्लरी से भी क्लीन कर सकते हो। एक पेस्ट बनाओगे आप प्यूमिस पाउडर और पानी की, और उसको दांत को भी क्लीन करोगे और ब्रोकन फ्रेगमेंट को भी क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद क्या करना है? क्लीन करने के बाद ये उसको पानी में डालना है 15 मिनट के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करना है? पानी में डालना है 15 मिनट के लिए, ताकि डेंटिन दोबारा से रीहाइड्रेट हो जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से रीहाइड्रेट करने के लिए 15 मिनट पानी में डालना है जानबूझ के। जब 15 मिनट पानी में डाल दिया जानबूझ के, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद फ्रेगमेंट को आपने अटैच करना है एक वैक्स से, ताकि, क्योंकि उसको छोटा सा फ्रेगमेंट होता है ना, हाथ से स्लिप हो सकता है, और अगर स्लिप हो गया, अंदर चला गया पेशेंट के मुंह में, कौन मुंह देगा? रबर डैम तो खैर लगाया हुआ है, लेकिन अगर जमीन पे गिर गया, गुम हो गया, तो कौन मुंह देगा? तो उसको वैक्स लगा दी जाती है थोड़ी सी, ताकि हैंडलिंग करने में आसानी हो। फिर क्या करना है? इनेमल को, जो मुंह में जो इनेमल है, रिमेनिंग इनेमल है, उसको बेवेल किया, उसको फिर एच करना है, 30 सेकेंड के लिए वॉश करना है, ड्राई करना है, और बॉन्डिंग एजेंट लगाना है, प्राइमर लगाना है, क्योर करना है 10 सेकेंड के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है? कॉम्पोजिट लगाना है, ठीक है ना? कॉम्पोजिट लगाना है, कहाँ पे लगाना है? दोनों पे लगाना है, ब्रोकन फ्रेगमेंट की एंड पे भी लगाना है, और उस पे भी लगाना है जहाँ पे दांत पे, दोनों पे कॉम्पोजिट लगाया, और उसको फ्रैक्चर फ्रेगमेंट को अटैच करा, और उसको फिर क्योर कर दिया 60 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद भी बस नहीं है, उसके बाद इसको कहते हैं गटर टेक्निक। हमें एक राउंड बर्ड लेना है, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर का राउंड बर्ड लेना है, उसको हमने 0.5 मिलीमीटर डीप चले जाना है, एक होल, एक गटर बनाना है 0.5 मिलीमीटर डेप्थ का, एक बक्कल गटर बनाना है, एक पैलेटल गटर बनाना है। ये कहाँ पे बनाना है? जहाँ पे फ्रैक्चर लाइन पे बनाना है, जहाँ पे हमारा ये दांत खत्म होता है और फ्रैक्चर सेगमेंट चिपक रहा है। समझो, ये दांत है, ये, सॉरी, ये दांत है, और ये फ्रैक्चर सेगमेंट है, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है ना? अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे एक गटर बनाना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बक्कली बनाना है, और एक लिंगुअली बनाना है, इधर बनाना है फ्रैक्चर लाइन पे, बिल्कुल। और कितना डीप बनाना है? 0.5 मिलीमीटर। उसके ऊपर दोबारा से कॉम्पोजिट लगा देना है और क्योर करना है। ये क्या करेगा? गटर के अंदर कॉम्पोजिट जो डालेंगे, वो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट को दांत से और मजीद अच्छे से स्प्लिंट कर देगा, होल्ड कर देगा, रिटेंशन बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं गटर टेक्निक, कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दांत गुम हो चुका है तो फिर आइडियल ट्रीटमेंट क्या है? अगर फ्रैक्चर सेगमेंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आइडियल रेस्टोरेशन टेक्निक कौन सी है? कौन बताएगा? कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन जवाब तो सही है, लेकिन टेक्निक कौन सी है? उस टेक्निक का नाम है लेयरिंग टेक्निक, नहीं, स्ट्रिप क्राउन टेक्निक।
स्ट्रिप क्राउन टेक्निक बहुत ज़्यादा आइडियल होती है ऐसे सिचुएशन के अंदर। उसमें क्या होता है, एक सेल्यूलॉइड मैट्रिक्स का क्राउन आता है जो कि ट्रांसपेरेंट क्राउन होता है। और उस ट्रांसपेरेंट क्राउन एक होता है, से इसको कहते हैं सांचा कहते हैं। मुख्तलिफ साइजेस होती हैं, मतलब आप ऑलरेडी बने बनाए आपको सेंट्रल इंसाइजर के सांचे मिलते हैं। और मुख्तलिफ साइज होती हैं, 3, 4, 5, 6। कोई ना कोई फिट आ जाएगा, आपको फिटिंग चेक करनी होती है। उसके अंदर आप कॉम्पोजिट डालते हो और वो सांचा अंदर डाल देते हो, पेशेंट के दांत में फिट कर देते हो और क्योर करते हो। क्योर जब हो जाता है ना, तो वो सांचा दोबारा से सीजर से काट के उसको बाहर निकाल देते हो। सांचा तो बाहर निकल जाएगा, कॉम्पोजिट उधर का उधर पड़ा हुआ होगा। इसको कहते हैं स्ट्रिप क्राउन टेक्निक। और इसको नाम ही स्ट्रिप क्राउन इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको लगाने के बाद स्ट्रिप किया जाता है, यानी काटा जाता है और स्ट्रिप करके निकाला जाता है। क्योंकि उसका एक्चुअल में काम नहीं था, एक्चुअल में काम था कॉम्पोजिट का, वो सिर्फ एक जरिया बना कॉम्पोजिट को यहाँ फिट करने का और एक अच्छा शेप देने का। इसको कहते हैं स्ट्रिप क्राउन टेक्निक। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो होता है सेल्यूलॉइड क्राउन फॉर्मर भी कहते हैं इसको, सेल्यूलॉइड क्राउन फॉर्मर फॉर्मर ये ज़्यादा अच्छी टेक्निक है बच्चों में, सेल्यूलॉइड क्राउन फॉर्मर स्ट्रिप क्राउन। अच्छा, ये हो गई परमानेंट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपको टेम्परेरी मैनेजमेंट करनी है इंटरमीडिएट, तो उसके अंदर क्या आता है, जल्दी से आप कॉम्पोजिट लगा लो फ्री हैंड से, या फिर कॉम्पोमर्ड लगा दो, या फिर आप ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स और जीआईसी वगैरह भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, टेम्परेरी में आती हैं, इंटरमीडिएट के अंदर आती हैं। और परमानेंट में मैं आपको बता चुका हूँ, रीअटैचमेंट ऑफ फ्रेगमेंट या फिर सेल्यूलाइड फॉर्मर मैट्रिक्स से आप पूरी प्रॉपर स्ट्रिप क्राउन से कॉम्पोजिट लगाओ। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर पे आते हैं। क्या आते हैं, किस पे, कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर पे आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर में क्या करते हैं, कौन बताएगा। उसमें चलो होता क्या, पहले मैं बता देता हूँ कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर में। अब जो हमारा दांत है वो सेंट्रल इंसाइजर की बात कर रहे हैं पर, वो 6 साल की उम्र में बाहर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बाहर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इरप्ट हो रहा है, सॉरी, बाहर इरप्ट हो रहा है 6 साल की उम्र में इरप्ट हो रहा है। लेकिन जो उसकी रूट होती है वो अभी भी इममच्योर होती है, इममच्योर रूट होती है, क्योंकि रूट को कंप्लीटली ग्रो होने में मजीद 2 से 3 साल चाहिए होते हैं। यानी कि 8 से 9 साल की उम्र में रूट कंप्लीट ग्रो हो जाती है। ठीक है ना, 8 से 9 साल में, इट टेक्स 2 to 3 years। तो अगर 6 साल में कोई इरप्ट हो रहा है तो फिर 8 से 9 साल, अगर कोई 7 साल में इरप्ट हो रहा है तो फिर 9 से 10 साल, यानी कि 2 से 3 साल लगते हैं मजीद। ये समझने का पॉइंट है, बीसीक्यू का पॉइंट है, इट टेक 2 to 3 years। लेकिन जनाब, जो कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर हुआ वो तो 7 साल की उम्र में हो गया। अब जब 7 साल की उम्र में हो गया, तो फिर रूट अभी ग्रो, बोलो भाई, नहीं हुई, ग्रो नहीं हुई। अब जब ग्रो नहीं हुई तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, नंबर 1, शॉर्ट रूट, रूट अभी छोटी होगी, शॉर्ट होगी, जाहिर है ग्रो नहीं हुई। नंबर 2, थिन डेंटिनल वॉल्स, जाहिर है अभी डेंटिन पूरा डिपोजिट नहीं हुआ, अभी हो रहा था। तो थिन, पतली डेंटिनल वॉल्स, रूट की डेंटिनल वॉल्स पतली होंगी। चैलेंज नंबर 3, ओपन एपेक्स, अभी एपेक्स ओपन है क्योंकि अभी रूट पूरी ग्रो नहीं हुई। नंबर 4, डाइवर्जेंट एपेक्स, एपेक्स ऐसे डाइवर्ज खुली हुई है, ऐसे होती है ना कंस्ट्रक्टेड, लेकिन अभी रूट ग्रो नहीं हुई तो एपेक्स क्या है, खुली भी हुई है और डाइवर्जेंट भी है। दोनों बातें हैं, तो टोटल 4 मसले हो गए। मसला नंबर 1, रूट्स अभी छोटी हैं। मसला नंबर 2, डेंटिन, रूट की डेंटिन की वॉल्स कमज़ोर हैं, थिन हैं। मसला नंबर 3, कि जो रूट का एपेक्स है वो ओपन है। और मसला नंबर 4, जो रूट का एपेक्स है वो ना सिर्फ ओपन है बल्कि वो डाइवर्ज भी है। अब रूट को, अब क्या रूट को कंप्लीटली ग्रो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो अच्छी बात है यार, ग्रो हो जाए कंप्लीट। लेकिन उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए यार, क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, उसको चाहिए पल्प। अच्छा जी, कौन सा वाला पल्प चाहिए, उसको चाहिए सिर्फ रेडिकुलर पल्प, कोरोनल पल्प की जरूरत नहीं है। कौन सा चाहिए, जो रूट कैनाल के अंदर पल्प है वो चाहिए, रेडिकुलर पल्प। तो यहाँ पे हम एक बात आती है जहन में कि क्यों ना हम रेडिकुलर पल्प को प्रोटेक्ट करें, बचाएं। देखो अभी कौन सा पल्प एक्सपोज हुआ है, अभी तो यार जो कोरोनल पल्प है वो एक्सपोज हुआ है, रेडिकुलर पल्प तो नहीं हुआ। और याद रखें ये इंपॉर्टेंट बात कि रेडिकुलर पल्प के अंदर इन्फेक्शन को पहुंचते 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 बहुत टाइम लग जाता है, इतना जल्दी नहीं पहुंचती। वो हमेशा इंटैक्ट होता है, वाइटल होता है।
कोरोनल पल्प जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है, रेडिकुलर पल्प देर से होता है। और रूट को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, रेडिकुलर पल्प चाहिए। ये इसकी अच्छी बात है, कोरोनल पल्प से इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हो तो फिर आप क्या करते हो, रिमेनिंग कोरोनल पल्प को बचा रहे हो और रेडिकुलर पल्प को बचा रहे हो। इसका मतलब रूट ग्रो होगी। अगर आप सिवैक पल्पोटमी कर रहे हो, यानी कि आधा कोरोनल पल्प निकाल रहे हो, आधा कोरोनल पल्प बचा रहे हो और रेडिकुलर पल्प बचा रहे हो, इसका मतलब है रूट ग्रो होगी। अगर आप कंप्लीट पल्पोटमी कर रहे हो, यानी कि पूरा कोरोनल पल्प बाहर निकाल रहे हो, लेकिन अभी भी आपने रेडिकुलर पल्प को बचाया है और रूट को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, रेडिकुलर पल्प, तो क्या रूट ग्रो होगी? हाँ होगी, रूट ग्रो अभी भी होगी। तो ये तीनों प्रोसीजर्स, डायरेक्ट पल्प कैपिंग, सिवैक पल्पोटमी, कंप्लीट पल्पोटमी, इन तीनों में रूट ग्रो होगी। और इसको कहते हैं पल्प वाइटेलिटी प्रोसीजर, यानी कि रेडिकुलर पल्प की वाइटेलिटी बचाई आपने। और इसको कहते हैं एपेक्सोजेनेसिस। एपेक्सोजेनेसिस का मतलब है परफॉर्मिंग पल्प वाइटेलिटी प्रोसीजर्स सो द रूट कैन ग्रो इटसेल्फ। तो रूट कैन ग्रो फिजियोलॉजिकली, रूट ग्रो होती जाए, क्योंकि रेडिकुलर पल्प को आपने बचा दिया। इसको कहते हैं अपेक्सोजेनेसिस। रूट ग्रो होती रहेगी, रूट की फॉर्मेशन चलती रहेगी। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, डायरेक्ट पल्प कैपिंग की बात करेंगे। अगर ट्रॉमा, ये गौर से सुनिएगा, बीसीक्यू पॉइंट, अगर पेशेंट आया है आपके पास यूनिट पे कॉम्प्लिकेटेड राउंड फ्रैक्चर के साथ, पहला सवाल आप करोगे, तूने क्रिकेट मैच कब खेला था? क्योंकि जो उसको ट्रॉमा हुआ है वो क्रिकेट की वजह से हुआ है। वो समझ रहा था मैं शाहिद खान आफरीदी हूँ, उसने बॉल को छक्का मारने की लगाई, छक्का तो हुआ नहीं, जो उसका बॉल था वो उसके दांत में लगा, दांत फ्रैक्चर हो गया। तो आपने पूछा यार तुमने ये छक्के वाली शॉट कब मारी थी, कब क्रिकेट खेला था तुमने, वो बोलेगा अभी अभी 2 घंटे पहले, सीधा ग्राउंड के बाद आपके डेंटल क्लिनिक पे आया हूँ, 2 घंटे पहले मुझे चोट लगी है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे डायरेक्ट पल्प कैपिंग। अगर 24 आवर्स के अंदर पेशेंट आपकी ओपीडी में आ गया है तो आप डायरेक्ट पल्प कैपिंग करोगे। और डायरेक्ट पल्प कैपिंग कैसे करते हैं कि आप सबसे पहले खून को रोकोगे। खून को कैसे रोकते हैं? खून को कैसे रोकते हैं? खून को कॉटन में सोडियम हाइपोक्लोराइड से रोकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। किससे रोकते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड से खून को रोकते हैं। खून को रोकने के बाद क्या करोगे? पल्प कैपिंग एजेंट लगाओगे। कौन सा बेस्ट है? एमटीए बहुत महंगा है, नहीं है मेरे पास, तो कौन सा बेस्ट है? सेटिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? सेटिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टू पेज सिस्टम, डाइकाल जिंदाबाद। और फिर रेस्टोर कर दो। लेकिन अगर पेशेंट 24, आपने सवाल किया तूने क्रिकेट कब खेला था, और पेशेंट कह रहा है कल के दिन खेला था, 2 दिन पहले खेला था, कल के दिन खेला था, 24 घंटे हो चुके हैं, 24 to 48 आवर्स, तो फिर सिवैक पल्पोटमी करोगे, यानी कि 2 to 4 मिलीमीटर ऑफ कोरोनल पल्प को निकाल दोगे। पूरा कोरोनल पल्प नहीं निकालोगे, ओनली 2 to 4 मिलीमीटर, बीसीक्यू पॉइंट नोट, 2 to 4 मिलीमीटर। किससे निकालोगे? डायमंड बट से निकालोगे। कौन से हैंड पीस में निकालोगे? यूजिंग हाई स्पीड हैंड पीस। डू नॉट यूज लो स्पीड हैंड पीस, डू नॉट यूज एक्सकेवेटर फॉर रिमूविंग ओनली सिवैक पल्पोटमी, क्योंकि आपने सिर्फ कोरोनल पल्प निकालना, सिर्फ सुपरफिशियल पल्प निकालना है। लेकिन अगर अगर पेशेंट 48 आवर्स के बाद आया है, यानी कि पूछ रहे हो क्रिकेट कब खेला, तो पेशेंट कह रहा है कि 4 दिन पहले मैच था, तो सबसे पहले उसको एक चमाट मारना, बोलना कि अबे तू 4 दिन बाद तेरे को याद आया मेरे पास आने का, खैर मजाक कर रहा हूँ। तो 4 दिन बाद अगर पेशेंट आ रहा है तो फिर कंप्लीट पल्पोटमी होगी। पल्पोटमी कह रहा हूँ, पल्पैक नहीं कह रहा। पल्पो का मतलब है कि कंप्लीट कोरोनल पल्प निकाला जाएगा, रेडिकुलर पल्प की अभी भी हिफाजत की जा रही है, अभी भी उसको छोड़ा जा रहा है अपनी जगह पे। तो जब कोरोनल पल्प पूरा निकाल दिया जाएगा, वो कैसे निकालते हैं? वो निकालेंगे एक्सकेवेटर से। अब आपके जहन में सवाल आएगा ये क्या हराम पाई हुई, अब क्यों नहीं निकाल रहे हैं हम हाई स्पीड हैंड पीस से? तो यहाँ पे जवाब ये है कि अगर अब हाई स्पीड हैंड पीस यूज करोगे तो, अगर अब हाई स्पीड हैंड पीस चूज करोगे तो फिर हो सकता है तुम पल्पल फ्लोर की परफोरेशन कर लो। लिहाजा अब तो तुम्हें पूरा ही कोरोनल पल्प निकालना है, तो एक्सकेवेटर क्यों यूज नहीं करते? और जब तुम्हें सिवैक पल्पोटमी करनी थी तब एक्सकेवेटर यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ सुपरफिशियल पल्प निकालना था, उसके लिए हाई स्पीड हैंड पीस ज्यादा अच्छा था। ठीक है। मैं ये जो मेरा दूसरा जूम सेशन है, ये मैं बगैर, इस गर्मी में बगैर पंखों के मैं लेक्चर दे रहा हूँ।
और ना पंखा है मेरे, क्योंकि लाइट चली गई है, और आपको पता है कि यहाँ वापडे के बड़े मसले चल रहे हैं, तो बगैर पंखे के मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ। तो कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग लेक्चर सुनते हैं उनको हर हाल में सुनना चाहिए, चाहे जो भी चीज़ें हों, थोड़े से एनवायरनमेंट कठिन हो, क्या भी हो, गर्मी हो, थकन हो, जो भी हो, लाइब्रेरी में जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, लेकिन लेक्चर ज़रूर सुना करो कमिटमेंट के साथ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कमिटमेंट बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिटमेंट और ऑनेस्टी। एक्सकेवेटर से फ्लोर डैमेज नहीं होगा जी, नहीं, एक्सकेवेटर से फ्लोर डैमेज नहीं होगा, नहीं होगा। सारे ये बीसीक्यू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है फाइनल ईयर का तो शॉर्ट ऐसे आना ही नहीं, और इवन आईएमएम वालों का भी मेरा ख्याल एक पेपर पूरा बीसीक्यू है। तो ये सारे बीसीक्यूज निकलेंगे, इनमें से मोटे मोटे बीसीक्यूज निकलेंगे। अब बातें देखो ना, थोड़ा थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है और बातें किस तरह चेंज हो रही हैं, आंसर चेंज हो रहा है। अच्छा, अब आप लोगों से सवाल। एक पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है और वो आया है आपके पास 57 आवर्स के बाद, कौन सा ट्रीटमेंट करोगे? 7 साल का बच्चा है और 57 आवर्स के बाद आया है, क्या ट्रीटमेंट करोगे? जी जी, बीसी क्यों भाई, बताओ। पल्पोटमी, कंप्लीट पल्पोटमी, शाबाश, कंप्लीट शाबाश, परफेक्ट। अगर 29 आवर्स बाद आया है, क्या ट्रीटमेंट करोगे 29 आवर्स बाद? सिवैक पल्पोटमी, शाबाश। सिवैक पल्पोटमी में कितना पल्प निकालते हो? विवेक, किसी ने विवेक लिख दिया, विवेक नहीं, सिवैक है, SVEK। 2 to 4 मिलीमीटर, शाबाश शाबाश। अगर 23.5 घंटे बाद बच्चा आया आपके पास ओपीडी में, कौन सा ट्रीटमेंट करोगे 23.5 घंटे बाद? डाइकाल, पल्प कैपिंग, डायरेक्ट पल्प कैपिंग, शाबाश शाबाश, बढ़िया। अगर 9 दिन के बाद आ रहा है तो क्या करोगे, 9 डेज के बाद? या 168 आवर्स के बाद आ रहा है तो क्या करोगे, 168 आवर्स के बाद? तो फिर पल्पेक्टोमी करेंगे। 168 आवर्स के बाद आ रहा है तो फिर पल्पेक्टोमी करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट आपके पास 7 दिन के बाद आ रहा है, या 5 दिन के बाद, सॉरी 3 दिन के बाद आ रहा है, आइडियली तो आपको करनी चाहिए कोरोनल पल्पोटमी ना। कोरोनल पल्पोटमी होती है 48 आवर्स से लेकर 7 डेज तक, 168 आवर्स तक होती है। सिवैक होती है 24 to 48, और 24 से कम डायरेक्ट कैपिंग। तो 3 दिन के बाद आ रहा है, इसका मतलब है कोरोनल पल्पोटमी करनी चाहिए ना। लेकिन जब आपने कोरोनल पल्पोटमी की और आपने ब्लड, रेडिकुलर पल्प से जो ब्लड निकल रहा है उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अगर आपने रियलाइज किया ब्लड नहीं रुक रहा, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, तो फिर क्या करोगे? लेकिन 3 दिन हुए हैं, पेशेंट को 168 आवर्स नहीं हुए हैं, तो अब क्या करोगे? तुमने कोरोनल पल्पोटमी की लेकिन ब्लड रुक नहीं रहा, रेडिकुलर पल्प से अभी भी आ रहा है, तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो, अब क्या करोगे? अब तुम अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर लोगे, अब तुम पल्पेक्टोमी करोगे, वेट नहीं करोगे। अब तुम अपना ट्रीटमेंट, ये भी देखो सवाल था, थोड़ा ट्रिकी सवाल था, इस तरह भी देते हैं। अब तुमने पल्पेक्टोमी करनी है, क्योंकि अब क्या इसका मतलब है, जब खून बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इरिवर्सिबल पल्पाइटस रेडिकुलर पल्प के अंदर पहुंच गया है। ये जो हमें टाइमलाइन इन्होंने दी गई है ना, ये तो एक उन्होंने अंदाजा है रिसर्च के मुताबिक कि तो मोस्ट प्रोबेबली 24 आवर्स के पहले डायरेक्ट होता है, 24 to 48 के बीच में सिवैक होता है, 48 to 7 डेज के बीच में कंप्लीट होता है, 168 आवर्स के बाद पल्पेक्टोमी होता है। ये इन्होंने एक जनरलाइज टाइमलाइन दी है, लेकिन 100% ज़रूरी नहीं है फॉलो। तो अगर 100% बेस्ट इंडिकेटर की बात करोगे, वो कौन सा है? वो है ब्लड। पल्प से ब्लड रुका या नहीं रुका, ये 100% इंडिकेटर हमें बताएगा कि हमें आगे पल्प को रिमूव करना है नहीं करना। ये हमारा बेस्ट इंडिकेटर है कि पल्प से ब्लड रुका या नहीं रुका। ये बीसीक्यू का आंसर है। और अगर कंप्लीट पल्पोटमी कर रहे हो ना, तो फिर आपने नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना है। और अगर आप सिवैक पल्पोटमी कर रहे हो या डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर रहे हो, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो सेटिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर कंप्लीट पल्पोटमी कर रहे हो तो फिर नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पिक्चर भी बनी हुई है नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, फिगर 12.20। अब हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक्स पे आते हैं, और उसके बाद हम आज का चैप्टर आज का ख़त्म करते हैं, लेक्चर ख़त्म करते हैं।
सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो रूट की रिजॉर्प्शन करवाता है, तो हम रूट में तो नहीं डाल रहे ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और किसने कहा रूट की रिजॉर्प्शन करवाता है? रूट की रिजॉर्प्शन करवाता नहीं है, बल्कि रोकता है रूट की रिजॉर्प्शन। जब रूट रिजॉर्प्शन होती है ना, तो आप कैनाल के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हो ताकि रूट रिजॉर्प्शन रुक जाए। तो रूट की रिजॉर्प्शन करवाता नहीं है, रोक देता है। फॉर्मोक्रोसॉल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, फॉर्मोक्रोसॉल इस्तेमाल नहीं करना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कार्सिनोजेनिक है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एमटी से बेटर क्या है फॉर चाइल्ड? चाइल्ड हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, एमटी ये बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चा है तो क्या हुआ, एमटी नहीं, एमटी अच्छा नहीं होगा क्या बच्चे के लिए? लेकिन 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 यहाँ परमानेंट की बात कर रहे हैं हम। प्राइमरी की बात करो तो एमटी इस्तेमाल नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो महंगा है। और प्राइमरी दांत को सिर्फ तुम्हें 1 साल बचाना है, 2 साल बचाना है ज्यादा से ज्यादा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिफर किया जाता है, वो अलग रीजन अलग है उसका। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं परमानेंट दांत की बात कर रहे हैं। मतलब ये 7 साल उम्र है, 8 साल उम्र है, तो ये तो परमानेंट एपेक्सोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो जो भी पेशेंट बच्चे के भी मुंह में जाएगा वो हमेशा रहेगा, तो वो एमटीए डालना है। 7 साल के बच्चे परमानेंट दांत में तो एमटीए डालना है, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं डाल सकते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऑप्शन है। तो यहाँ वलबेरी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, डायरेक्ट पल्प कैपिंग में लिखा हुआ है सेटिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिवैक पल्पॉट भी में लिखा हुआ है सेटिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कंप्लीट पल्पॉट भी में लिखा हुआ है नॉन सेटिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन आप बेहतर पूछोगे तो मैं एमटीए बोलूंगा। आप और ज्यादा बेहतर पूछोगे तो मैं बायोडेंटिन बोलूंगा। बायोडेंटिन इन दोनों से अच्छा है, सबसे बेस्ट है। बायोडेंटिन एमटीए से लाख दर्जा अच्छा है। रीजन नंबर 1, वो डिसकलरेशन नहीं करवाता। रीजन नंबर 2, उसका सेटिंग टाइम सिर्फ 10 मिनट है, उसका 2 आवर 45 मिनट्स है। रीजन नंबर 3, उसको हैंडल करना आसान है, एमटीए की हैंडलिंग प्रॉपर्टीज खराब है, मुश्किल है हैंडल करना। रीजन नंबर 4, बस 3 रीजन है, ज्यादा जज्बाती नहीं होना, 3 रीजन है। कभी कभी वाइवा में भी हम बोल देते हैं ना सर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नहीं भाई 3 थे सर, 4 गलती से बोल दिया। सर सर अगर हम पार्शियल पिलपोटमी परफॉर्म कर रहे हैं या सीविक पिलपोटमी, तो उसमें हम फिर नॉन सेटिंग यूज करेंगे या सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? सेटिंग वलबेरी के हिसाब से। और अगर हम कंप्लीट पिलपोटमी करेंगे तो तब नॉन सेटिंग? वलबेरी के हिसाब से नॉन सेटिंग। ठीक है। अच्छा, अभी हम वलबेरी पढ़ रहे हैं ना, तो हमें हर चीज़ का रेफरेंस और कंटेंट अभी वलबेरी का ही हम इस्तेमाल कर, और यही आईएमएम में यही वलबेरी याद करना है। लेटेस्ट गाइडलाइंस के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, मत पढ़िएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत कंफ्यूज हो गए। पार्ट 2 में फिर इंशाल्लाह वो पढ़िएगा, तब इस चैप्टर को फाड़ दीजिएगा अपने बुक से। और फाइनल ईयर को तो यही करना है वलबेरी। ठीक है जी। अब अगर रेडिकुलर पल्प जो है, आखिरी टॉपिक है हमारा, हमारे पास सिर्फ 12 मिनट में इंशाल्लाह पूरा करेंगे हम। सॉरी, 1 मिनट में लिंक खत्म हो जाएगा, मैं एक दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं लिंक दोबारा शेयर करता हूँ। 15 मिनट के लिए आखिरी आखिरी करूँगा, 3 चीज़ें डिस्कस होंगी जो कि